हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम सजाद है और हम लोग पिछले कुछ वीडियोस में जो है वो कंटिन्यूसली बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी की इस स्टडी को जो है अब मैं एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला हूँ, यानी कि आज से जो है आज और आज के बाद आने वाले अराउंड 3 लेक्चर्स में जो है हम लोग जेनेटिक्स और हेरिडिटी की बात करेंगे। तो अब हम लोगों ने अपना डोमेन जो है वो चेंज कर लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट जेनेटिक्स एंड वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज हेरिडिटी, हाउ कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू देयर प्रोजेनी। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिक्स और हेरिडिटी की जो बात है, अगर मैं उसको स्टार्ट करूं तो यहाँ पे एक चीज अगर मैं आपको बोल दूं कि देखो क्या होता है कि जो पेरेंट होता है ना, उसके जो बच्चे होते हैं वो हमेशा उसी के जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉमन सा एक छोटा सा आप लोग कह सकते हो कॉमन सी लाइन है, लाइक बिगेट्स लाइक। इसका मतलब कि जो पेरेंट जैसा होता है उसके बच्चे भी उसी के जैसे होते हैं, मतलब वो सेम स्पीशीज के होते हैं। कभी भी ह्यूमन के बच्चे कैट नहीं होते और कभी भी कैट के बच्चे जो है ह्यूमंस नहीं होते हैं। तो ये चीज किस तरह से होती है, क्यों ऐसा होता है, तो इस चीज को समझने के लिए जो है हमारे पास एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसका नाम है जेनेटिक्स। ठीक है, तो अभी जेनेटिक्स क्या है, क्यों है, कैसे है, तो अगर मैं बात करूं इन अ वेरी शॉर्ट वे, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं कि आखिर ये जेनेटिक्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस चीज को लिख देता हूं, एक आपके लिए एक बॉक्स आइटम लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, जेनेटिक्स विल बी इक्वल टू हेरिडिटी प्लस वेरिएशंस। ठीक है, तो एज अ सब्जेक्ट अगर बात की जाए तो ये जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा डोमेन है बायोलॉजी का जिस डोमेन में हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशंस को पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हेरिडिटी क्या है, तो हेरिडिटी होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर प्रोजेनी। जिस तरह से मेरे पेरेंट्स हैं, तो मेरे पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स मेरे अंदर आए, हर तरह का एक कैरेक्टर जो है वो मेरे पेरेंट्स से ही मेरे अंदर आया है। मतलब कि मेरे अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, इस डीएनए के पास बहुत सारे कोड्स हैं, जो कोड जो हैं बहुत सारे प्रोटीन्स बनाते हैं, और ये जो कोड्स हैं, ये जो स्पेसिफिक मैन्युस्क्रिप्ट है, ये जो स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट है, ये कहां से आया है, तो ये मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला है। तो इसी चीज की स्टडी को हेरिडिटी बोलते हैं। अब ये वेरिएशंस क्या होती हैं, तो वेरिएशंस वो चीज होती है जो इन कैरेक्टर के ट्रांसफर में जो है हल्का हल्का सा चेंज जो है वो कंटिन्यूसली आता रहता है। तो अगर मैं अपने पेरेंट्स के जैसा हूं, एग्जैक्टली सेम नहीं हूं। एग्जैक्टली अगर मैं सेम होता तो फिर तो इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वो सभी एक जैसे होते, कभी भी आप लोग उनमें फर्क नहीं कर पाते। तो हल्का हल्का सा जो वेरिएशन है वो नेचर ने रखा हुआ है ताकि हम लोग जो है ऑर्गेनिजम्स को पहचान सकें, ताकि ऑर्गेनिजम्स की एक अपनी आइडेंटिटी जो है वो एस्टैब्लिश की जा सके। ये पूरा सब्जेक्ट क्या है, तो ये पूरा सब्जेक्ट है जेनेटिक्स, जिसमें आता है हेरिडिटी और वेरिएशन। अब बात आती है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होती है, अगर मैं बात करूं, इफ माय फादर वुड बी अ मिलियनर, व्हाट आई विल गेट फ्रॉम हिम इज व्हाट आई विल गेट फ्रॉम हिम इज अ कपल ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ओके, सो ये जो मुझे मिल रहा है अपने पेरेंट्स से या फिर अपने फादर से, वो क्या है, तो मुझे इनहेरिटेंस मिल रही है। इसी तरह से अगर हम लोग पैसों को हटा दें, अगर हम लोग इकोनॉमिक्स को हटा दें, तो मुझे जो मेरे पेरेंट्स से मिल रहा होगा वो कैरेक्टर्स हैं। मतलब वट एवर आई एम बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। और ये जो मुझे अपने पेरेंट्स से जो अपने कैरेक्टर्स मिले हैं, जो अपना पूरा ये जो शरीर मिला है, जो अपने अंदर प्रेजेंट जो डीएनए मिला है, जिसके पास पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है कि मेरी जो पूरी बॉडी है वो किस तरह से काम करेगी, तो मुझे कहां से मिला है, तो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला है। थ्रू व्हाट मुझे वो चीज मिली है, तो थ्रू इनहेरिटेंस मिली है। उसी इनहेरिटेंस का ये देखो, ये हेरिडिटी क्या है, तो ये हेरिडिटी उसी इनहेरिटेंस के लिए इंटरलिंक्ड है। यानी कि हेरिडिटी क्या है, तो हेरिडिटी है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। तो इनहेरिटेंस क्या है, तो इनहेरिटेंस है बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो इसी हेरिडिटी को जो है इनहेरिटेंस के साथ हम लोग इंटरलिंक जो है वो करेंगे। उसके बाद वेरिएशंस क्या होती हैं, तो वेरिएशंस वो सब्टल चेंज होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग बनाते हैं। अब इस हेरिडिटी में सबसे बड़ा नाम आता है मेंडल का। तो मेंडल का पूरा नाम था ग्रिगोर जॉन मेंडल। ये पैदा हुए थे ऑस्ट्रिया में 20 जुलाई 1822 में, और इनका जो डेथ हुई थी, तो इनकी डेथ हुई थी जनवरी 1884 में। ठीक है, मेंडल ने अपनी शुरू की जो एजुकेशन है अप टू 11 ईयर जो है इन्होंने अपनी एजुकेशन घर पे ही जो है अराउंड अपनी रूरल सेटिंग्स में ही इन्होंने अपनी शुरू की एजुकेशन कंप्लीट की। 11 साल के बाद एक मॉन्क की सजेशन पे इनके पेरेंट्स ने जो है इन्हें बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। शुरू से ही मेंडल बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। तो मेंडल क्या किया करते थे, तो मेंडल जो है पार्ट टाइम जॉब के रूप में जो है छोटे बच्चों को जो है वो ट्यूशंस पढ़ाया करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद चलते चलते मेंडल गए कहां पे, तो मेंडल गए यूनिवर्सिटी ऑफ वेना में। यूनिवर्सिटी ऑफ वेना में
जब मेंडल गए तो उस टाइम पे एजुकेशन पॉलिसी जस्ट चेंज हुई थी। जिस तरह से आज की मैं बात करूं तो आज हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उस टाइम पे भी एजुकेशन पॉलिसी जस्ट चेंज हुई थी। तो एजुकेशन पॉलिसी के इस जस्ट चेंज की वजह से मेंडल का एक सब्जेक्ट जो फेल हो गया। तो मेंडल का जो सब्जेक्ट फेल हुआ, इस सब्जेक्ट के फेल होने की वजह से मेंडल जो है, तो मेंडल वापस अपने घर पे आ गए, वापस से उसी रूरल सेटिंग्स में आ गए जहां पे वो पैदा हुए थे, जहां पे उन्होंने अपना बचपन जो है गुजारा था। वहां पर आकर मेंडल ने क्या किया, तो वहां पर आकर मेंडल ने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। तो मेंडल ने बायोलॉजी में अपनी स्टडी को वहां पे स्टार्ट किया, वापस से रूरल सेटिंग्स में। सबसे पहले मेंडल ने माइस पे यानी कि चूहे पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। वहां पे मेंडल सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि चूहे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते थे क्योंकि वो एथिकली गलत था। तो मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया। पी प्लांट, गार्डन पी को मेंडल ने चूज किया। नाम था पाइजम सैटिवम, इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इस पे मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो कब से कब किया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट था वो किया था 1856 से लेकर 1863 तक, ठीक है। 7 ईयर्स जो है मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया। पी प्लांट पे जो काम किया उसके बेसिस पे मेंडल ने कौन से लॉज बनाए, तो मेंडल ने बनाए लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इन्हीं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। और मेंडल वाज द वेरी फर्स्ट पर्सन टू ले द मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि मेंडल वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का प्रयोग किया, जिन्होंने स्टैटिक्स का प्रयोग किया बायोलॉजी में। और इन्होंने जो है बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का प्रयोग करके जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जैसी चीजों को जब बायोलॉजी में इन्होंने इन्फ्यूज किया तो उसकी वजह से इन्होंने अपने लॉज बनाए। और फिर इसी की वजह से जो है मेंडल के लॉज को जो है उतनी रिकॉग्निशन जो है नहीं मिली। शुरू का जो टाइम था, यानी कि मेंडल ने जब अपने लॉज बनाए, लॉज बनाने के बाद मेंडल ने क्या किया, तो जब भी आप कोई हाइपोथेसिस बनाते हो, जब भी आप कोई लॉ बनाते हो, तो आप सबसे पहले उस लॉ को पब्लिश करते हो, ठीक है। तो मेंडल ने भी उस लॉ को जो है बाय डिफॉल्ट पब्लिश किया। कब पब्लिश किया, तो 1865 में पब्लिश किया, ठीक है। 1865 में मेंडल ने अपने लॉज को पब्लिश किया। तो कहां पे पब्लिश किया, तो इन्होंने इसको एक रिसर्च की फॉर्म में जो है पब्लिश किया, नेचुरल साइंस सोसाइटी इन ब्रन में, जहां पे इस रिसर्च पेपर का नाम क्या था, तो पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिड्स, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिड्स या फिर एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन करके मेंडल ने एक पेपर को पब्लिश किया। इस पेपर को जब उन्होंने पब्लिश किया तो इस पेपर में मेंडल ने अपनी सब टेक्निक, हर एक चीज के बारे में लिख दिया। मेंडल ने बोला कि मैंने पी प्लांट पे अपना काम किया और पी प्लांट पे काम करने के बाद मैंने कुछ जो है लॉज मैंने बनाए। पी प्लांट पे काम करने के बाद मैंने ये वाली मेरी हाइपोथेसिस है, और पी प्लांट पे काम करने के बाद मैंने इन चीजों को ऑब्जर्व किया है। तो इन्होंने जिस पी प्लांट पे काम किया उसका साइंटिफिक नेम था पाइजम सटाइवम। और इन्होंने जिस पी प्लांट पे काम किया, तो पी प्लांट पे इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने कैरेक्टर्स के ट्रांसफर को जो है स्टडी किया, यानी कि इन्होंने इसी हेरिडिटी को स्टडी किया, ठीक है। तो जो पी प्लांट है ये रहा पी प्लांट के ये कैरेक्टर्स यहां पे मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया, 7 साल मेंडल ने काम किया और पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स पे काम किया, ठीक है। ये पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स हैं, स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप और सीड कलर, ठीक है। ये 7 कैरेक्टर्स हैं। इन 7 कैरेक्टर्स के जो हैं ये इस साइड जो लिखे हुए 14 अलग अलग ट्रेट्स हैं। जिस तरह से एक कैरेक्टर होता है स्टेम हाइट का, इसके 2 ट्रेट हैं। ट्रेट क्या होता है, तो ट्रेट होता है कैरेक्टर की अल्टरनेटिव फॉर्म्स, ठीक है। जिस तरह से अगर हाइट की मैं बात करूं तो हाइट की 2 फॉर्म्स है पी प्लांट में, या तो वो टॉल होता है या फिर वो ड्वार्फ होता है। अगर मैं आई कलर की बात करूं तो आई कलर जिस तरह से ड्रोसोफिला की बात की जाए तो या तो वो रेड होगा या फिर वो कोई और होगा, ठीक है। तो यहां पे ये जो ट्रेट्स हैं, ये ट्रेट्स क्या होते हैं, एक ही कैरेक्टर के अल्टरनेटिंग फॉर्म्स, ठीक है। या तो कोई टॉल होगा या तो कोई ड्वार्फ होगा। वो क्या है, तो वो टॉलनेस का या फिर वो स्टेम हाइट का जो है वो ट्रेट है, ठीक है। तो मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया। पी प्लांट के ये सारे कैरेक्टर्स थे, ये 7 कैरेक्टर्स हैं। इन 7 कैरेक्टर्स के ये अलग अलग 14 ट्रेट्स हैं। इन ट्रेट्स में से एक ट्रेट जो है वो डोमिनेंट होता है और एक ट्रेट जो है रिसेसिव होता है। अगर हाइट की बात करूं तो जो टॉल प्लांट है वो डोमिनेंट है और जो ड्वार्फ प्लांट है वो रिसेसिव है। अगर मैं पॉड शेप की बात करूं, जो इन्फ्लेटेड वाला जो पॉड है वो डोमिनेंट है और जो कंस्ट्रिक्टेड वाला जो पॉड है वो रिसेसिव है। ये कैरेक्टर जो है, इन कैरेक्टर्स को गवर्न करने के लिए जो है पी प्लांट के अंदर क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे। ओब्वियसली अगर कोई कैरेक्टर है हमारी बॉडी में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं कोई डीएनए या फिर कहीं ना कहीं कोई जीन तो होगा ही। तो यहां पे भी क्रोमोसोम के ऊपर जो है इनके जीन जो है प्रेजेंट होंगे। तो पी प्लांट में टोटल 7 क्रोमोसोम्स हैं। उन 7 क्रोमोसोम्स में से जो है मेंडल ने जिन कैरेक्टर्स को स्टडी किया, उन कैरेक्टर्स के लिए कौन कौन से क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट है, तो क्रोमोसोम नंबर 4 पे, क्रोमोसोम नंबर 1 पे और क्रोमोसोम नंबर 5 पे और क्रोमोसोम नंबर 7 पे, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे, 4 पे, 5 पे और 7 पे, ठीक है। इन चारों क्रोमोसोम पे अलग अलग कैरेक्टर्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट है तो वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं।
जब मेंडल ने अपनी रिसर्च कंप्लीट की, मेंडल ने पहले क्या किया, तो मेंडल ने पहले एक कैरेक्टर को एक बारी में स्टडी किया, यानी कि पहले स्टेम हाइट को सिंगल एक कैरेक्टर को एक बार स्टडी किया मोनो हाइब्रिड क्रॉस की फॉर्म में। फिर मेंडल ने दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया, यानी कि एक तरफ मेंडल ने फ्लावर कलर भी ले लिया, दूसरे मेंडल ने फ्लावर पोजीशन भी ले ली, या फिर एक तरफ मेंडल ने जो है यहां पे आप लोग बोल सकते हो सीड कलर भी ले लिया और दूसरी तरफ सीड शेप भी ले ली। ठीक है, तो मेंडल ने सीड कलर लिया, सीड शेप लिया, दोनों कैरेक्टर्स को एक साथ जब स्टडी किया तो उस क्रॉस को हम लोगों ने बोला डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कब बोला, जब एक कैरेक्टर को एक बार स्टडी किया। डाई हाइब्रिड क्रॉस कब बोला, जब दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया। तो इन दोनों क्रॉसेस के बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे अगले लेक्चर्स में। फिलहाल ये वाला जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जहां पे मैंने मेंडलिज्म के बारे में या फिर मेंडल के बारे में जो है आप लोगों को जो बताना है। ठीक है, मेंडल ने अपना सारा काम किया, पब्लिश किया, लेकिन मेंडल का जो काम है वो हिडन रह गया। किसी ने मेंडल के काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया। वो क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि जिस टाइम पे मेंडल ने अपने काम को पब्लिश किया उस टाइम पे कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं थी। यानी कि मेंडल का जो समय था वो था 1865, तो उस टाइम पे किसी के पास भी एक स्मार्टफोन नहीं होता था कि लोग जो है एक दूसरे को फोन करें, लोग जो है एक दूसरे को कॉल करके बोलें कि भाई साहब मेंडल ने अपना काम पब्लिश कर लिया है, तो आप लोग जल्दी से आ जाओ, मेंडल के वर्क को जो है देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे और क्या चीज थी, तो यहाँ पे डार्विन का इन्फ्लुएंस जो है उस टाइम पे बहुत ज्यादा था। डार्विन उस टाइम पे जो है बहुत मशहूर आदमी थे और लोग जो है डार्विन को पढ़ना और डार्विन को समझना ज्यादा प्रेफर करते थे। लोगों को डार्विन के कंपैरिजन में मेंडल उतने इफेक्टिव नहीं लगे। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है, तो मेंडल ने बायोलॉजी में मैथ्स का प्रयोग किया था। ये चीज लोगों को कुछ ठीक नहीं लगी। लोगों को लगा कि यार इस बंदे ने बायोलॉजी में ही मैथ्स घुसा दिया, तो इसकी रिसर्च पढ़ के क्या ही करना है, बायोलॉजी इज समथिंग एल्स, मैथ्स इज समथिंग एल्स, ऐसा उस टाइम के लोगों का मानना था। तो इन वजह से मेंडल का काम जो है हिडन रहा। लेकिन फिर 1900 में यानी कि 1900 में जो है तीन साइंटिस्ट ने अलग अलग रिसर्च की, ह्यूगो डी वेरीज, कार्ल कोरेंस और वॉन चिमार्क। इन्होंने अलग अलग रिसर्च की और मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया, और यहां पे ह्यूगो डी वेरीज ने मेंडल के लॉज को जो है वापस से पब्लिश किया। ठीक है, जब वापस से पब्लिश किया तो 1900 में लोग जो है सुधर चुके थे, लोग जो है ज्यादा एजुकेटेड हो चुके थे, तो लोगों ने मेंडल के काम को समझा और लोगों ने बोला कि मेंडल ने जो भी रिसर्च की थी वो बिल्कुल सही थी। ठीक है, इसके बाद 1909 में जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉनसन, ये एक बॉटनिस्ट भी थे और एक जेनेटिसिस्ट भी थे। तो जॉनसन ने क्या किया, तो जॉनसन ने मेंडल के काम को फिर से जो है इन्होंने मेंडल के काम को जो है रीडिस्कवर करने में भी इनका रोल है। और उसके बाद इन्होंने और क्या किया, तो मेंडल ने अपने पूरे काम में जो है बोला था कि ये जो सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये एक इंडिविजुअल से उसकी प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स या फिर इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। तो जॉनसन ने क्या बोला, तो जॉनसन ने बोला कि मेंडल ने जिन चीजों को फैक्टर या फिर एलिमेंट्स बोला था वो चीजें क्या हैं, तो वो चीजें हैं जीन्स। ठीक है, फिर आगे चलकर जब हमारी बायोलॉजी और एडवांस हुई तो वहां पे टीएच मॉर्गन और टीएच मॉर्गन के साथ साथ इनके जो स्टूडेंट थे अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट, तो इन्होंने जो है अपनी रिसर्च की ड्रोसोफिला पे। ड्रोसोफिला में रिसर्च करने के साथ साथ इन्होंने क्या चीज डिस्कवर की, तो इन्होंने लिंकेज को डिस्कवर किया। और इनसे पहले दो साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था वॉल्टर सुटॉन और थियोडोर बोवेरी। ठीक है, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था, तो इन दोनों साइंटिस्ट ने जीन्स को ही बाद में लिंक किया था क्रोमोसोम्स के साथ। इन्होंने बोला कि जिस तरह से जीन्स या फिर मेंडल के फैक्टर बिहेव करते हैं, जिस तरह से मेंडल के फैक्टर जो है वो ट्रांसफर होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से उसकी प्रोजेनी में, उसी तरह से ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये भी सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं। तो यहां पर चलकर हमें पता चला ये जो डीएनए है, ये जो क्रोमोसोम है, ये जो पूरा क्रोमोसोम है, इसी क्रोमोसोम का जो एक्टिव जो पोर्शन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग जीन बोलते हैं। इस जीन के दो अल्टरनेटिंग फॉर्म्स होते हैं जिनको हम लोग एलील बोलते हैं, और ये जो एलील होते हैं ये क्या करते हैं, ये डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स को गवर्न करते हैं। यानी कि 1909 के बाद जाकर हमें पता चला कि मेंडल ने जो चीज बोली थी वो बिल्कुल सही थी। यही क्रोमोसोम जो है ये ट्रांसफर होते हैं, इसी तरह से जो है कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये था पूरा इंट्रोडक्टरी पोर्शन मेंडलिज्म के बारे में, ये था पूरा इंट्रोडक्टरी पोर्शन जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं मेंडल की टेक्निक के बारे में बात करूंगा, मैं मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करूंगा, मैं लिंकेज के बारे में बात करूंगा, मैं टीएच मॉर्गन यानी कि थॉमस हंट मॉर्गन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना बहुत इनफ है। विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आप लोगों को थोड़ा कुछ समझ में आया है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियोस को शेयर कर सकते हो, ताकि हम लोग जो है अपना एक ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर पाए। ठीक है, तो अभी के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू गाइज रियली वेरी मच एंड विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट।